ऑल सेट। नमस्कार, राम सा दोहरा क्लासेस परिवार में एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब तक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच गया है। तो सभी साथी सेशन में जुड़े, एक बार यस लिख दीजिए, थम्स अप कर दीजिए। आप सब तक नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा। काफी बच्चे पहले से इंतजार कर रहे थे, तो थोड़ा सा क्लास डिले होने के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। अब फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। एक बार सभी साथी यस लिख दीजिए, बता दीजिए आवाज और स्क्रीन दोनों आप तक अच्छे से पहुंच रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला, ध्यान रखिएगा। यहां से सवाल दैनिक विज्ञान में भी बनता है और पार्ट बी के अंदर भी बनता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए बोरिंग भी लगेगा, इग्नोरिंग भी लगेगा। आपको ध्यान रखना है कि इस क्लास को सहन कर लेना। अगर सहन कर लोगे तो यहां से मुझे लगता है कि 2-3 नंबर आपके पक्के होने वाले, यानी 2-3 अंक जो है वो आपके यहां से बन जाएंगे। एक बार मैं चाहूंगा आप सभी साथी फटाफट इस सेशन को शेयर कर देवें, अन्य साथियों तक पहुंचा देवें, ताकि बाकी लोग भी इस सेशन के अंदर शामिल हो सके। आप सभी को नमस्कार, दुआ सलाम, बहुत सारा प्यार। आप सभी को गुड इवनिंग, जय माता जी की, सबका स्वागत है। क्लास को शेयर कर दो भाई सभी। बिल्कुल सही कह रहे हो, राजस्थानी गुड़िया, गिरिराज यादव, टुक टुक, किरण, आरती, अशोक, सुरेश, आप सबका स्वागत है। जितने भी साथी आप जुड़े हो सेशन में, चलिए शुरू करें। चालू करो गुरुजी, चालू कर देते हैं अभी। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। रोम रोम सर जी, रोम रोम भाई, स्वागत है। चलो शुरू करें। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक हमारा क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा पशु पोषण। पशु पोषण आज हम पढ़ने वाले हैं। पशु पोषण के अंदर मुख्यतः 2 तत्व पढ़ने वाले हैं, कार्बनिक तत्व और अकार्बनिक तत्व। ठीक है, देखिए सबसे पहले पोषक तत्वों के जनक की बात करें तो पोषक तत्वों का जो जनक है वो है एटोनी लॉरेंट डी लावोइसियर। ये नाम याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अलग है, अटपटा सा नाम है, याद रह जाएगा। इनको माना जाता है पोषक तत्वों का जनक, एटोनी लॉरेंट डी लावोइसियर। और इन्होंने तब खोज करी थी 1770 के अंदर। इन्होंने सबसे पहले पोषक तत्वों के बारे में हमें जानकारी दी थी, मनुष्य जानवरों के जो भी पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में। अब हम पोषक तत्व पार्ट शुरू कर रहे हैं, तो ध्यान से आपको क्लास को देखना है और टू द पॉइंट ये क्लास चलने वाली है। बिल्कुल किसी का टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, तो हर एक पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। सवाल यहां से आपका पक्का बनेगा। थोड़ा सा टॉपिक जो है वो साइंस का है, इसलिए आपको सहन करना है, ठीक है। देखिए पोषक तत्व जो जानवरों के अंदर पोषक तत्व उनकी बात करें तो 1865 के अंदर पोषक तत्वों की विस्तृत खोज और वर्गीकरण किया गया। किसके द्वारा? वैज्ञानिक विलियम हेनबर्ग विंडे के द्वारा। और कब किया गया था, कहां किया गया था? स्थान है जर्मनी में, फ्रेंडिच और स्टोमक के अंदर। ये वो जगह है जहां पर पशुओं के पोषक तत्वों के बारे में विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गया। पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कार्बनिक तत्व। कार्बनिक तत्व कौन से हैं? कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है और विटामिन है। ये मुख्य रूप से हमें पढ़ना है। और अकार्बनिक तत्व की बात करें तो मिनरल्स मुख्य रूप से इसके अंदर शामिल होते हैं। यहां से सवाल डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। कार्बनिक कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। अकार्बनिक कौन से हैं? मिनरल्स है। 2 प्रकार के क्या होते हैं? 2 प्रकार के आपके होते हैं पोषक तत्व, ठीक है। बात समझ आ गई ना? यस लिखते जाना, आप लोग यस लिखते जाओगे, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, है ना। ये बात समझ में आ गई। पोषक तत्व 2 प्रकार के, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। अकार्बनिक कौन से हैं? मिनरल्स है। बात समझ आ गई? यस लिख दीजिए एक बार फटाफट सारे साथी, यस लिख दीजिए सारे एक बार। ये वाली बात समझ आ गई है तो यस लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए जल के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि किस प्रकार से जो जल, वाटर का रोल होता है। 15-20% जल की कमी होने पर मृत्यु हो जाती है, ये आप सबको पता होना चाहिए। जल O2H2 का 2:1 होता है। जल जो है उसके अंदर O2 और H2 होता है। कितना कितना होता है? 2:1 में ये विभाजित रहता है। इसके बाद में आगे देखिए, अगर हम सबसे पहले देखें तो पशु शरीर में सामान्य जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? सिंपल सा सवाल आएगा, सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि गोवंश के अंदर जल की मात्रा कितनी, सामान्य मात्रा कितनी होती है। या पूछेगा कि गोवंश के भ्रूण में जल की मात्रा कितनी होती है, गोवंश के नवजात में जल की मात्रा कितनी होती है, सामान्य मात्रा। तो यहां से सीधा सवाल बनेगा पशु की किस्म और जल की मात्रा प्रतिशत में। प्रतिशत में बात करें तो जो गोवंश होता है, गोवंश के अंदर लगभग 56% जो है वो सामान्य जल की मात्रा रहती है।
सुअर की बात करें तो 58% जल की मात्रा सामान्यतः रहती है। गौवंश के भ्रूण की बात करें तो भ्रूण के अंदर 95% जो है जल की मात्रा रहती है। घोड़े की बात करें तो 61% जो है जल की मात्रा सामान्यतः रहती है। गौवंश नवजात की बात करें तो 75 से 80% गौवंश के नवजात के अंदर जो है जल की मात्रा रहती है। रक्त में बात करें तो रक्त में 82% जो है जल की मात्रा विद्यमान रहती है। इसके बाद में देखिए गौवंश यौवनावस्था के अंदर जब होता है तो 50 से 70% उसमें जल की मात्रा होती है। भेड़ के अंदर 60% जल की मात्रा होती है। भेड़ बकरी दोनों के अंदर 60%। मुर्गी की बात करें तो 56% जल की मात्रा सामान्यतः रहती है। दूध की बात करें तो 87% दूध के अंदर क्या रहती है, जल की मात्रा रहती है। और बढ़ते हुए पौधों के अंदर 70 से 80% क्या रहती है, जल की मात्रा। ये जल का सामान्य प्रतिशत है इन सब के अंदर। यहां से सवाल बन सकता है, ये आपको सीधा सीधा क्या कर लेना, याद कर लेना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो विभिन्न पशुओं में पीने के पानी की आवश्यकता, भाई किस पशु को कितना पानी प्रतिदिन पीना होता है या पीने की आवश्यकता होती है पशु में, ये बात हर किसी को पता होनी चाहिए। पशुपालक को भी, किसान को भी, और पशु चिकित्सक को भी, और पशु परिचर को भी। यानी ये बहुत ही सामान्य जानकारी, इसके बारे में आप सबको पता होना जरूरी है। देखिए गौवंश की बात करें तो प्रतिदिन 30 से 35 लीटर पानी की उसको आवश्यकता रहती है। गौवंश को 30 से 35 लीटर पानी की आवश्यकता रहती है, इसीलिए दिन में उसको 2-3 बाल्टी पानी पिलाया जाता है। घोड़ी की बात करें तो 35 से 40 लीटर पानी की आवश्यकता रहती है। बछड़े की बात करें तो 4 से 6 लीटर पानी की आवश्यकता रहती है। अगर आप खेती बाड़ी से और पशुपालन से संबंध रखते हैं, गांव ढाणी में निवास करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से यह पता है कि किस पशु को कितनी पानी की आवश्यकता रहती है। आप ऐसे अनुमान लगाकर भी बता सकते हो, क्योंकि आप या तो पानी पिलाते हो या आप घर में पानी पिलाते हुए उनको देखते हो, नोटिस करते हो। तो ऐसे में आप आराम से अनुमान लगा सकते हो कि किस पशु के अंदर प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता रहती है। भैंस की बात करें तो 30 से 35 लीटर पानी। भेड़ बकरी की बात करें तो 5 से 10 लीटर प्रतिदिन पानी की आवश्यकता रहती है। सुअर को 6 से 8 लीटर पानी की आवश्यकता रहती है। मुर्गी को 250 ml पानी की प्रतिदिन कम से कम आवश्यकता रहती है। इसके बाद में बात करें उपापचयी पानी। उपापचयी पानी क्या होता है, इसकी सीधी परिभाषा आपको ध्यान में रखना है। शरीर की उपापचयी क्रियाओं द्वारा उत्पन्न पानी की मात्रा को कहते हैं उपापचयी पानी, यानी मेटाबॉलिक वाटर इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी मेटाबॉलिज्म की क्रिया होने के बाद में जो पानी आता है, पानी होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म वाटर बोलते हैं। एक बार फटाफट यस लिख दो। यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। पानी की मात्रा कितनी होती है और प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है, दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे जरूरी क्या है, पानी है। सबसे जरूरी क्या है, पानी है। पानी के बाद में हम पोषक तत्वों के बारे में स्टडी करेंगे। मिनरल्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिक वाटर समझ में आ गया, जी सर, जी सर। काऊ का समझ में आ गया, 35 से 35 लीटर, वेरी गुड। मिल्क 87, वेरी गुड। चलिए जी सर, हाँ जी, लिखते जाना, यस लिखते जाना, ताकि मैं आगे बढ़ता जाऊं, कोई दिक्कत ना हो। तो शरीर की उपापचयी क्रियाओं द्वारा उत्पन्न पानी की मात्रा को कहते हैं उपापचयी पानी कहते हैं। उपापचयी पानी की मात्रा कुल खाए हुए पोषक तत्वों की 5 से 10% होती है। जितना भी कुल खाया हुआ पोषक तत्व है उसकी 5 से 10% मात्रा होती है मेटाबॉलिक वाटर की। सीधा सवाल पूछेगा कि कुल खाए हुए पोषक तत्वों का कितना प्रतिशत मेटाबॉलिक वाटर होता है, आपको बताना है 5 से 10% होता है। कितना होता है, 5 से 10% होता है। बात समझ आ गई, एकदम सिंपल, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लिख रहे हो तो क्लास को बाद में देख लेना वापस। ये नोट्स आपको धुरा क्लासेस एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवा देंगे, वहां से देख लेना, कोई टेंशन मत करो आप, ठीक है। टॉपिक वाइज सिलेबस समझा रखा है, आप धुरा क्लासेस पर जाओ। पशु परिचर संपूर्ण जानकारी नामक एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी चीजें बता दी है। एक सुबह वीडियो गलती से साइंस का सिलेबस बताना था, उसमें वीडियो मैथ्स वाला डल गया था, तो कल आपको जो दैनिक विज्ञान है उसका डिटेल सिलेबस में समझाने वाला जो वीडियो वो आएगा, जरूर आप देख लेना। दैनिक विज्ञान के बारे में बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें बताई है, मैथ्स के बारे में भी बताया है, और इसके बारे में भी डिटेल में सारी चीजें बताई है। आप कहोगे तो और हम विस्तृत वीडियो सेशन लेकर मैं आ जाऊंगा, जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि कहां से ज्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे पार्ट बी के अपने 30-32 टॉपिक लगते हैं, इनमें से सर्वाधिक सवाल कहां से आने की संभावना, क्योंकि कुछ टॉपिक तो भाई ऐसे हैं, आप लोग देख रहे होंगे दिन भर खूब चलते हैं यूट्यूब पर, हर कोई पढ़ा रहा है, क्योंकि वहां से सवाल आना नहीं है। वहां पर ना तो कोई फैक्ट बनते हैं, ना कोई सवाल का लॉजिक बनता है, वहां से सवाल पूछा जाएगा नहीं,
ठीक है, तो वो टॉपिक हर कोई आपसे करवा रहा है। ये वाले जो टॉपिक है इस प्रकार के, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको पढ़ाने में भी जोर आता है, पढ़ने में भी जोर आता है, याद करने में भी जोर आता है और सवाल में भी जोर आता है। ये जरूरी टॉपिक है, ये अच्छे से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो एक वीडियो सेशन के अंदर हम स्कोरिंग टॉपिक्स की बात कर लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। 7-8 टॉपिक तो भाई ऐसे हैं जिनको एक बार पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, एक बार पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। जैसे गौशाला प्रबंध हो गया, ठीक है, गौशाला प्रबंध हो गया, ठीक है, बोझा ढोने वाले पशु हो गए, ठीक है, और जो अपशिष्ट उनका निस्तारण हो गया। ये कुछ टॉपिक है जिनको एक एक बार पढ़ने से ही काम हो जाएगा, इसलिए आपको वो टॉपिक पढ़ना जहां से ज्यादा सवाल आएंगे। सभी क्लास का टाइम बता दूंगा अभी इस वीडियो के आगे, तो इस क्लास को पूरा देख लेना, लास्ट में सभी क्लासेस का टाइम आपको बता दूंगा। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से सवाल बन सकता है, इसलिए नोट लगा रखा है कि उपापचयी पानी की मात्रा में कुल खाए हुए पोषक तत्वों का 5 से 10% क्या होता है, मेटाबॉलिक वाटर होता है, उपापचयी पानी होता है। पशु शरीर में जल के मुख्य कार्य क्या क्या, भाई जल क्या मुख्य कार्य करता है एक पशु के शरीर में, ये बात आपको अब यहां से समझनी है। लुब्रिकेंट करना, विलायक, माध्यम, एसिड बेस बनाए रखने में, यानी क्या क्या बनाए रखता है, लुब्रिकेंट बनाए रखता है, विलायक बनाए रखता है, माध्यम बनाए रखता है, एसिड का जो बेस होता है वो बनाए रखने में पानी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके बाद में उत्सर्जन करने में, जो पशु उत्सर्जन करते हैं उसके अंदर भी पानी की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद तापमान नियंत्रण करने में भी पानी की बहुत मुख्य भूमिका, इसीलिए समय समय पर जो है पशुओं को पानी पिलाना होता है, यानी सही समय पर पशुओं को क्या करना होता है, पानी पिलाना होता है। अदरवाइज पानी की कमी से पशुओं के अंदर क्या हो जाती है, पशु जो है वो पशु मरने की जो संभावना वो बढ़ जाती है। आंखों की रोशनी के लिए भी पानी जरूरी है, कानों में ध्वनि पहुंचाने में भी पानी क्या होता है, जरूरी है। तो पानी का बहुत बड़ा महत्व है। भोजन को मुलायम बनाता है। पानी जब पर्याप्त मात्रा में पशु के शरीर में होगा तो पशु जो भी सूखा गीला चारा खाएगा, जैसा भी खाएगा, उसको वो मुलायम बना देगा, तो पाचन क्रिया के अंदर मदद करेगा। दूध निर्माण और प्रजनन क्रियाओं के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप पशु को कितना भी खिला दो पिला दो, लेकिन अगर आप पानी अच्छे तरीके से नहीं पिलाओगे तो उसका दूध जो है वो नहीं बढ़ेगा, दूध उसके अंदर कम रहेगा। तो दूध बनाने के अंदर, दूध निर्माण में भी पानी का महत्वपूर्ण योगदान है। फिर से एक नोट आप लगा लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जल पशु शरीर में 60% एवं पौधों के अंदर 70% भाग में जल होता है, यानी 60% पशु और पौधों के अंदर 70% तक जो जल है उसकी मात्रा का माध्य जो रोल होता है, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं जी कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम पोषक तत्वों का अध्ययन करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पोषक तत्व पहला आता है अपना कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो पशु शरीर में 1% से भी कम मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यकृत में ग्लाइकोपन के रूप में संग्रहित ये रहता है, यकृत के अंदर ग्लाइकोपन के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट है वो संग्रहित रहता है। सवाल पूछेगा कि पशु शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहां पर संग्रहित रहता है, आप कहोगे कि सर ये तो यकृत के अंदर रहता है। इस प्रकार से आपका सवाल बनेगा। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनता है। किससे बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रियाओं से ये मिलकर बनता है, ठीक है। आगे बढ़िए, बात समझ आ गई इतनी। पेपर एक ही होगा, पेपर में 2 पार्ट आएंगे, पेपर एक ही होगा, एक ही बार में एक ही पेपर, एक पेपर के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं अपने घर से हूं और प्लीज स्टडी में ध्यान दो, फालतू बातें मत करो। बिल्कुल सही बात बोली। कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पूछेगा सीधा सीधा, क्या बता दोगे, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो घुलनशील कार्बोहाइड्रेट होता है और एक अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट होता है। घुलनशील जो कार्बोहाइड्रेट है ये आपको याद रखना है, ऐसे सवाल पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से घुलनशील कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो आप बताओगे मोनोसेकेराइड, शर्करा, हिमे, सेल्यूलोज और शक्कर। ये क्या होते हैं, ये घुलनशील कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके बाद में अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इनमें यह असंबंधी में कम पचते हैं, यानी ये पचने के अंदर क्या होते हैं, कम पचते हैं, ये रेशेदार होते हैं। स्रोत की बात करें तो भूसा, ठीक है, जैसे तूड़ा, घासे, चोकर, इनके अंदर ये पाया जाता है जो अघुलनशील होता है, ठीक है। सेल्यूलोज, लिग्निन,
चारा, भूसा, तूड़ी, स्ट्रो आदि के अंदर ये पाया जाता है। ये इसके एग्जाम्पल है। तो दो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, घुलनशील और अघुलनशील। ठीक है, अघुलनशील तूड़ा, घासे और चौकर आदि के अंदर पाया जाता है। और घुलनशील कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? मोनोसेकेराइड होता है, शर्करा होता है, हेमीसेल्यूलोज होता है और शक्कर होता है। ये आपको दो वर्गीकरण कार्बोहाइड्रेट के बारे में ध्यान में रखना, घुलनशील, अघुलनशील। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। हैप्पी बर्थडे महावीर सर। अरे हैप्पी बर्थडे किसका है भाई? मेरा नहीं है हैप्पी बर्थडे। बिना मौसम के मेरा हैप्पी बर्थडे मना रहे हो, क्या बात है? आई एम बैक। स्वागत है मोहन, संजू, राजस्थानी, श्याम दीवाना। चलिए बात समझ में आ गई। एक बार यस लिख दीजिए। आ जाओ आ जाओ, आई एम कमिन। कमिन कमिन करने का क्या जरूरत है, ऐसे ही आ जाओ। अब कार्बोहाइड्रेट के शरीर के अंदर क्या क्या कार्य हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको अच्छे से समझ लेना है कि पूछेगा कि पशु शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट के कार्य बताओ। तो पहला कार्य है ऊर्जा का स्रोत है। ये अंगों को नियमित और उचित क्रियाओं में ये आवश्यक होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो अंगों को नियमित और उचित क्रिया करने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा के बिना जो अंग है वो काम नहीं करते हैं। तापमान नियंत्रण में ये पशु के यकृत में ग्लाइकोजन वह पशु स्टार्च के रूप में संग्रहित होते हैं। आवश्यकता होने पर ग्लूकोज में बदलकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो कार्बोहाइड्रेट होता है यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं, पशु स्टार्च के रूप में संग्रहित होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन और स्टार्च के रूप में होते हैं। आवश्यकता होने पर ग्लूकोज में बदलकर ये शरीर को क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, ये लैक्टोज मिल्क शुगर दूध में रूमन में जीवाणु और प्रोटोजोआ की वृद्धि हेतु आवश्यक होते हैं। भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये लैक्टोज दूध में और रूमन में जीवाणु व प्रोटोजोआ की वृद्धि हेतु क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। इनके बिना जो है जीवाणु और प्रोटोजोआ की जो वृद्धि है वो नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। जब ये शरीर में अधिक मात्रा में होते हैं तो वसा के रूप में भंडारित होते हैं, और ज्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट होता है आवश्यकता से तो वसा के रूप में भंडारित हो जाते हैं। इसे भंडारित ऊर्जा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भंडारित ऊर्जा। भंडारित ऊर्जा किसे कहते हैं? जब कार्बोहाइड्रेट शरीर में अधिक मात्रा में होते हैं तो वसा के रूप में भंडारित हो जाते हैं, और इसी को कहते हैं भंडारित ऊर्जा। क्या कहते हैं? भंडारित ऊर्जा। ठीक है, बात समझ आ गई। बीकानेर से नमस्ते सर। नमस्ते लक्षित, स्वागत है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। यस, ये बात यस लिख दो एक बार। ये सारा आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। बस आपको कार्बोहाइड्रेट्स के कार्यों में से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, सारे के सारे क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार ये देख लो फटाफट, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। चलिए जी, बहुत बढ़िया। नमस्ते सर। नमस्ते अचू। चलिए आगे देखिए, वर्गीकरण और उदाहरण। मतलब किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया जाता है, और साथ में उदाहरण आपको देखना है। कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले आता है मोनोसेकेराइड। ठीक है, जो घुलनशील कार्बोहाइड्रेट्स है। मोनोसेकेराइड की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो है पेटोज शर्करा, एक है हेंजोग शर्करा। पेटोज के अंदर क्या क्या आता है? इसमें आता है राइबोज, डिऑक्सीराइबोज, जाइलोज और अरेबिनोज। इसके बाद जो हेंजोग शर्करा, इसमें आता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेनोज और फ्रेक्टोज। यानी जो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनके दो बड़े उदाहरण है। एक तो पेटोज शर्करा, एक है हेंजोग शर्करा। इन दोनों के अंदर आते हैं अलग अलग। तो पेटोज के अंदर राइबोज, डिऑक्सीराइबोज, जाइलोज और अरेबिनोज आते हैं, और जो हेंजोग शर्करा इसके अंदर ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेनोज और फ्रेक्टोज आते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड के अंदर आता है सुक्रोज। सुक्रोज किससे बनता है? ग्लूकोज और कटोज से बनता है। फिर आता है लैक्टोज। लैक्टोज किससे बनता है? ग्लूकोन और गोलेक्टोज से बनता है। माल्टोज की बात करें तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है, और सेलोबायोज की बात करें तो ये ग्लूकोन और ग्लूकोज से मिलकर बनते हैं। इनको बोलते हैं डाइसेकेराइड। क्या बोलते हैं? डाइसेकेराइड। इसके बाद आता है ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड के अंदर एक ही है रेफिनोज, और रेफिनोज किससे बनता है? रेफिनोज बनता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और रुक्टोज से। ये तीनों मिलकर जो है रेफिनोज जो है बनाते हैं। इसके बाद आता है पॉलीसेकेराइड। इनको याद ही करना आपको। पॉलीसेकेराइड की बात करें तो होमो पॉलीसेकेराइड, ये सेल्यूलोज,
ग्लाइकोजन, स्टार्च और डेक्स्ट्रीन होते हैं। और एक एग्जांपल है हेट पॉलीसेकेराइड, इसके अंदर हेमी, सेल्यूलोज, डाइटिन और पेक्टिन पाए जाते हैं। तो ये वर्गीकरण है। चार आप सीधा सीधा याद रखो, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और पॉलीसेफेराइड। ठीक है, ये वर्गीकरण किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल आगे देखिए। आगे है प्रोटीन। अब बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन को समझ लीजिए ढंग से कि प्रोटीन में क्या क्या होता है। देखिए, प्रोटीन में बात करें तो यह एक जटिल नाइट्रोजनिक अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है प्रोटीन? नाइट्रोजनिक अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ होता है। सीधा सीधा सवाल, तो प्रोटीन कैसा पदार्थ होता है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यह C+H+O+N2 के कुछ मात्रा में सल्फर व फास्फोरस भी इसके अंदर पाया जाता है। प्रोटीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई अमीनो अम्ल होती है। यह सवाल पूछ लेगा कि प्रोटीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है तो क्या बोलोगे? अमीनो अम्ल। यह 1000 बार सवाल वैसे भी पूछा गया है। ठीक है, पोषक तत्वों के अंदर चाहे मानव से संबंधित हो चाहे पशुओं से संबंधित हो, इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में प्रोटीन पशुओं में मांसपेशियां, हड्डियां, बाल, पंख, जन आदि में पाया जाता है। ठीक है, मांसपेशियां, हड्डियां, बाल, पंख, जन, इन सब के लिए प्रोटीन क्या होता है? आवश्यक होता है। रूमिनेंट्स में एनपीएन के रूप में काम में लिया जाता है। रूमिनेंट्स के अंदर भी एनपीएन के रूप में काम में आता है। आगे देखिए, प्रोटीन के मुख्य कार्य क्या क्या है। प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन के कार्य पूछे तो पशु शरीर में 17 से 20% जो है प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। दूध का 3.6% भाग प्रोटीन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, दूध में क्या होता है? प्रोटीन कितना? 3.6% तक। प्रोटीन एंजाइम, हार्मोन, पाचक, जूस का पशु शरीर में निर्माण करते हैं। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन जो है एंजाइम, हार्मोन, पाचक, जूस का पशु शरीर में क्या करते हैं? निर्माण करने का कार्य करते हैं। ठीक है, पशु शरीर में पाचक, जूस और हार्मोन का निर्माण, एंजाइम, हार्मोन का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन करता है। इसके बाद ये शरीर के अनिवार्य अमीनो अम्ल निर्माण में भी क्या होते हैं? सहायक होते हैं। अमीनो अम्ल की हमने बात करी कि प्रोटीन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? अमीनो अम्ल है। तो अमीनो अम्ल के निर्माण में ये क्या होते हैं? सहायक होते हैं। एंटीजन, एंटीबॉडीज के निर्माण में भी ये आवश्यक होते हैं। तो पशु शरीर के अंदर एंटीजन, एंटीबॉडी के निर्माण में कौन सहायक होते हैं? प्रोटीन सहायक होता है। प्रोटीन क्या होता है? सहायक। एक बार यस लिख दो। यहां तक बात समझ आ गई क्या? एक बार बता दो फटाफट। चलिए यस लिख दीजिए। ये बात समझ में आ गई प्रोटीन के क्या क्या कार्य है। ठीक है, प्रोटीन का क्या रोल होता है पशु शरीर के अंदर। इसके बाद में प्रोटीन के प्रकार, प्रोटीन कौन कौन से प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वास्तविक, एक होता है एनपीएन। एनपीएन का मतलब होता है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन। अब वास्तविक के अंदर सिंपल, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन होता है। वास्तविक के अंदर एक तो सिंपल पाया जाता है, सिंपल के अंदर क्या होता है? एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन जो है प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद में कंपाउंड, कंपाउंड में फास्फोप्रोटीन और फ्रोमोप्रोटीन होता है। कंपाउंड के अंदर फास्फोप्रोटीन और फ्रोमोप्रोटीन होता है। और एक होता है कोजुलेटेड पेप्टाइड, इसके अंदर क्या आता है? पेप्टाइड आता है। तो ये वास्तविक 3 प्रकार के क्या होते हैं? प्रोटीन होता है। और एक अन्य आपका एनपीएन होता है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन इसको बोलते हैं। इसके बाद में बात करते हैं फैट की। फैट की बात करें तो फैट देखिए, वसा पशु शरीर के अंदर 17 से 26% तक पाई जाती है। एक सवाल तो देखो सीधा बन जाएगा कि पशु शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रतिशत तक पाया जाता है? तो 1% से कम पाया जाता है। फिर पूछेगा प्रोटीन जो है वो कितने प्रतिशत पाया जाता है और वसा जो है वो कितने प्रतिशत तक पाई जाती है। इस प्रकार से सीधा सीधा सवाल बनेगा। तो ये आपको मात्रा जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर में घुलनशील होती है। वसा में कार्बोहाइड्रेट, यानी जो वसा है वो बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और ईथर के अंदर क्या होती है? घुलनशील होती है। वसा में कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की तुलना में 2 से 25 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा से जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2 से 25 गुना तक अधिक ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। तो वसा क्या है? इंपॉर्टेंट है पशु शरीर के लिए।
क्योंकि सबसे ज्यादा इससे क्या है, ऊर्जा प्राप्त होती है। यहां पर एक नोट लगा लो कि 1 ग्राम वसा पूर्ण ऑक्सीकरण के पश्चात 9.3 किलो कैलोरी उष्मा प्रदान करती है। यानी 1 ग्राम जो वसा होती है ना मात्र, ये 9.3 किलो कैलोरी उष्मा प्रदान करती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 1 ग्राम वसा जब पूर्ण ऑक्सीकरण इसका हो जाता है तो पूर्ण ऑक्सीकरण के पश्चात 9.3 किलो कैलोरी उष्मा प्रदान कर देती है। इसलिए उष्मा मतलब ऊर्जा प्रदान कर देती है। तो सर्वाधिक जो ऊर्जा है वो वसा आपको प्रदान करती है पशु शरीर में। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे देखिए वसा के मुख्य कार्य क्या क्या है, कौन कौन से कार्य वसा करती है। मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना है। वसा का भंडारण त्वचा के नीचे होता है। ये जरूर पूछेगा आपसे कि बताइए पशु शरीर में वसा का भंडारण कहां होता है, आपको बताना है त्वचा के नीचे होता है। वसीय उत्तक के रूप में ये पाई जाती है। शरीर के अंदर ये किस रूप में पाई जाती है, वसीय उत्तक के रूप में पाई जाती है। ठीक है, वृक्क के चारों तरफ, आंतों के चारों तरफ भी ये पाई जाती है। क्या, वसा फैट। इसके बाद में वसा के प्रकार कौन कौन से, सिंपली वसा के प्रकार देख लो। सिंपल में फैट और वैक्स आता है। कंपाउंड के अंदर फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड्स आता है, और एक आता है डेरिवेट। डेरिवेट की बात करें तो स्टीराइड और कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर शामिल है। ये क्या है, वसा के प्रकार। तो हमने जल, पशु शरीर में जल का महत्व देख लिया, कितना जरूरत होती है, कितना पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिए, प्रोटीन पढ़ लिए, और हमने वसा पढ़ ली। अब बाकी जो भी बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। और जितने भी, एक यहां पर थोड़ा सा ये देख लो कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में वसा कितनी पाई जाती है, छूट जाता। इसमें देख लिए ऑयल सीड जो है वो 17 से 35% इनके अंदर वसा पाई जाती है। ऑयल केक के अंदर 0.5 से 0.7% तक वसा होती है। अनाज के अंदर 10 से 20% तक वसा पाई जाती है। और सूखे हरे चारे में 0.1 से लेकर 10% तक क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। तो खाद्य पदार्थों के अंदर अगर वसा पूछे तो ये भी आप साथ में थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है, मैंने पूछा पशु खाद्य पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं। पशु खाद्य पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मोटा चारा और दूसरा होता है दाना। मोटा चारा और दाना, ये 2 क्या होते हैं, पशुओं के प्रमुख खाद्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। किसी ने 2 लिखा है क्या कमेंट में? राम राम सर जी, राम राम जी, स्वागत है। क्लास को जल्दी लाइक और शेयर कर दो, आज स्टूडेंट बहुत कम है। हाँ जी, सारे लोग लाइक शेयर कर दो भाई क्लास को। जोश कम नहीं होना चाहिए। पशु परिचर की वैकेंसी आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। ऐसे में ये हमेशा होता है, हर बार होता है, कोई नई चीज नहीं है। हम जानते हैं इस बात को कि जब भी वैकेंसी आती है तो जोश जोश में बहुत सारे बच्चे जो है वो क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, तैयारी को शुरू करते हैं। धीरे धीरे 8-10 दिन के अंदर जो है उनका जोश एकदम ठंडा पड़ जाता है, फिर वो तैयारी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपको अपने आप को मेंटेन रखना होता है तैयारी करने के लिए, कि आप निरंतर तैयारी करते रहे। और जो बच्चा निरंतर 6 महीने 8 महीने तैयारी कर लेता है वो आराम से सिलेक्शन ले लेता है। ठीक है, तो ऐसे में जरूरी ये है कि आप रोजाना क्लास देखें, निरंतर आप क्लास देखें, नोट्स बनाएं, रिवीजन करें, ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी होती जाए। और मैं आपको सबको पता है एकदम डिटेल में बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ। जितना पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और साथ में आप नोट्स बना सकते हैं। एकदम आसान भाषा में सरल तरीके से पार्ट बी को हम लोग कवर करते जा रहे हैं। बहुत लंबे और बोरिंग वीडियो सेशन भी नहीं आ रहे हैं, यानी क्लासेस भी हमारी है वो एकदम शॉर्ट एंड स्वीट टाइप की बन रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है आप सब की तैयारी एकदम बढ़िया से हो रही है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो पशुओं के खाद्य पदार्थ होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, मोटा चारा और दाना। सबसे पहले मोटा चारा होता है, उसकी बात करेंगे। देखिए, मोटा चारा जो होता है इसकी बात करें तो इसमें क्रूड फाइबर CF जो है वो 18% से ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, मोटा चारा पूछेगा, मोटा चारा जो होता है उसके अंदर क्रूड फाइबर कितना पाया जाता है, 18% तक पाया जाता है। और संपूर्ण पाचक प्रोटीन जो होता है वो 60% से कम पाया जाता है। यानी संपूर्ण जो पाचक प्रोटीन जो होता है वो मोटा चारा के अंदर 60% से कम पाया जाता है। अब मोटा चारा जो है ना, इसको पुनः 2 भागों के अंदर बांटा गया है। यानी मोटा चारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? सूखा चारा और हरा चारा। ठीक है, पहले खाद्य पदार्थ 2 प्रकार के, मोटा चारा और दाना। मोटा चारा जो होता है वो 2 प्रकार से होता है, सूखा चारा और हरा चारा। ठीक है, इस तरह से इनको वर्गीकृत किया गया है।
एकदम आसानी से याद रह जाएंगे। ठीक है, वेलकम ऑल फ्रेंड्स। हाँ भाई, सबका स्वागत है सेशन के अंदर, आप जहां से भी जुड़े हो आप सबका स्वागत है। सूखा चारा जो होता है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, मोटा जो चारा है ना, मोटा चारा, इसके अंदर ही सूखा चारा क्या है, एक प्रकार है। अब सूखा चारा जो है इसकी बात करें तो सूखे चारे में नमी की मात्रा कितनी होती है, 10 से 15% होती है। ऐसे सवाल पूछेगा कि बताइए कि सूखे चारे के अंदर नमी की मात्रा कितनी होती है, 10 से 15%। एवं शुष्क पदार्थों, शुष्क पदार्थ यानी जो ड्राई मैटर होता है उसकी मात्रा 80 से 90% तक होती है। ठीक है, सूखा चारा है ना तो सूखापन ही होगा, उसके अंदर ड्राई मैटर होगा। जो सूखा पदार्थ है उसकी मात्रा 80 से 90% होगी, और जो नमी वाला पदार्थ है उसकी मात्रा 10 से 15% होगी। ठीक है, ये आपको सूखे चारे के अंदर याद रखना है। सूखा चारा एकदम सूखा नहीं होता है, 100% सूखा नहीं होता है, 10 से 15% उसके अंदर नमी होती है। और जो शुष्क पदार्थ होता है, शुष्क मैटर जो होता है वो 80 से 90% तक होता है। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? एक बार यस लिख दो सारे, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलिए, इसके बाद में देखिए, सूखा चारा जो है ना इसको दो भागों में बांटा गया है। सूखा चारा जो है इसको है और भूसा, दो भागों के अंदर बांटा गया है। बात समझ आ रही है ना, डिटेल में बात समझ आ रही है। सबसे पहले खाद्य पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, मोटा चारा और दाना। अब इसके बाद में जो आपका मोटा चारा है, मोटे चारे को दो भागों में, सूखा चारा और हरा चारा। अब सूखा चारा जो है इसको दो भागों में बांटा गया है और भूसा। ठीक है, अब है और भूसा को समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। देखिए, है की बात करें तो है हरे चारे को सुखाकर बनाई जाती है। है किससे बनती है जी? ये बनती है हरे चारे से। हरे चारे को सुखाकर बनाया जाता है। इसमें नमी की मात्रा जो है वो 15 से 18% तक होती है। पूछेगा कि है के अंदर जो है के अंदर नमी की मात्रा कितनी होती है, 15 से लेकर 18% तक होती है। किससे बनता है? है बनता है हरे चारे से। हरे चारे को सुखाकर ही है बनाया जाता है, इसलिए है के अंदर नमी की मात्रा 15 से 18% तक पाई जाती है। अच्छी है बरसिन, रिजगा, सोयाबीन आदि की बनाई जाती है। पूछेगा कि अच्छी है किससे बनाई जाती है, तो बरसिम, रिजगा और सोयाबीन, इनसे जो है बनती है उसको अच्छी है माना जाता है। है पुनः दो प्रकार का होता है, यानी है को कितने प्रकार में बांटा गया है? दो प्रकार में। इनका जो वर्गीकरण है ये समझना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है फलीदार है। फलीदार है आप समझते हो, जिसमें फली होती है, जैसे रिजगा हो गया, चना हो गया, गंवार हो गया, अरहर हो गया। इनसे जो है बनता है वो फलीदार है होता है, क्योंकि इन सभी फसलों के अंदर क्या होती है होती है, फली होती है, इसलिए फलीदार है बोला जाता है। एक होता है अफलीदार है। अफलीदार है के अंदर दूब और घास दो चीजें आती है। क्या आती है? दूब और घास, क्योंकि दूब और घास के क्या नहीं होती है, फली नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अफलीदार है बोलते हैं। बात समझ आ गई? है किससे बनता है? हरे चारे से बनता है। हरे चारे को सुखाकर बनाया जाता है। के अंदर 15 से 18% तक क्या होती है? नमी, बाकी सूखा होता है। ठीक है, 15 से 18 नमी होगी तो सूखा कितना हो गया? 80 से 82%, 85% सूखा हो गया। और है जो है वो दो प्रकार का होता है, एक फलीदार है, दूसरा अफलीदार है। फलीदार है के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि फलीदार है जो है वो किससे बनता है, तो रिजगा, चना, गंवार और अरहर, इनसे जो है बनता है वो फलीदार है होता है, क्योंकि इनमें फली लगती है। और अफलीदार के अंदर दूब के फली नहीं लगती है और घास के फली नहीं लगती है, तो इससे अफलीदार जो है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ जाइए। आगे बात करें तो आगे आता है भूसा। ठीक है, दूसरा प्रकार हरे चारे के अंदर भूसा आता है। भूसे में पाचक कच्चे प्रोटीन की मात्रा 0% एवं संपूर्ण पाचक प्रोटीन की मात्रा 40% तक पाई जाती है। यहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो भूसा होता है उसमें संपूर्ण पाचक प्रोटीन की मात्रा कितनी रहती है, तो 40% रहती है। पशुओं के लिए ज्यादातर निम्न प्रकार का जो भूसा है वो काम में लिया जाता है। किस किस फसल का जो भूसा है वो काम में लिया जाता है, तो एक तो हो गया गेहूं का भूसा। गेहूं के भूसे की बात करें तो गेहूं के भूसे में फास्फोरस की मात्रा अच्छी एवं पाचक प्रोटीन बिल्कुल नहीं होता है। फास्फोरस की मात्रा तो अच्छी होती है, पाचक प्रोटीन नहीं होता है। भारत में पशुओं को गेहूं का भूसा ही सर्वाधिक मात्रा में खिलाया जाता है। पूछा जाएगा कि भारत में पशुओं को सर्वाधिक कौन सा भूसा खिलाया जाता है, तो क्या बताओगे? गेहूं का जो भूसा होता है वो सर्वाधिक मात्रा में पशुओं को खिलाया जाता है। ठीक है, चलिए एक बार यस लिख दीजिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी के?
एक बार यस लिख दो सारे लोग, जितने भी आप देख रहे हो लाइव चैट के अंदर, बड़े सीरियस होके पढ़ रहे हो रे। अभिषेक, शीला, आशीष, मोनिका, भूराराम, अच्छू, सारे के सारे एकदम एकदम मन लगा के पढ़ रहे हो हैं। एक बार यस लिख दो, यहां तक की चीजें समझ में आ गई। चलो इसके बाद धान का भूसा, गेहूं का भूसा सबसे ज्यादा पशुओं को खिलाया जाता है। इसके बाद धान का भूसा, धान का भूसा पशुओं को लंबे समय तक खिलाए जाने पर उनके अंदर डेग्नेला रोग हो जाता है। यहां से सवाल बनेगा। अब देखो एकदम आसान आसान चीजें हम कर रहे हैं, जहां सवाल बनेगा वहां मैं आपको बता भी रहा हूं। आपसे पूछेगा कि पशुओं के अंदर डेग्नेला रोग क्यों हो जाता है। अगर पशुओं को धान का भूसा लंबे समय तक खिलाया जाता है, लगातार धान का भूसा खिलाया जाता है, तो डेग्नेला जो बीमारी है, रोग जो है वो पशुओं के हो जाता है। ऐसे सवाल बनेगा। इसके अलावा जो अन्य भूसा है, इसमें जौ का भूसा आता है, जई का भूसा आता है और बाजरे की कुट्टी शामिल है। तो ये क्या है, भूसे के प्रकार है। ठीक है, ये किसके प्रकार है, भूसे के प्रकार है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या बताया मैंने आपको बताया है और भूसा। ठीक है, है बता दिया, है दो प्रकार का होता है, फलीदार और अफलीदार। उसके बाद बता दिया भूसा, भूसे के 4-5 प्रकार, चारों पांचों मैंने आपको बता दिया। गेहूं का भूसा सबसे ज्यादा खिलाया जाता है। अगर धान का भूसा ज्यादा खिलाया जाता है तो डेग्नेला रोग पशुओं के हो जाता है। ठीक है, एकदम सिंपल। यानी यहां से जितने भी 10, 12, 15 सवाल बनेंगे वो सारे मैं आपको बताता जाऊंगा, सवाल कोई छूटेगा नहीं। ठीक है, बाकी हम रिवीजन के अंदर जो एमसीक्यू है वो मैं लेकर आऊंगा, वहां से आपकी वापस क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़िए। आगे बात करें तो आगे आता है हरा चारा। हरा चारा होता है, हरे चारे में नमी की मात्रा 70 से 90% तक पाई जाती है। हरे चारे में क्योंकि हरा होगा तो नमी होगी, और नमी कितनी होगी, 70 से लेकर 90% तक नमी होगी। शुष्क पदार्थ जो है वो 20 से लेकर 30% तक शुष्क पदार्थ होता है किसके अंदर, हरे चारे के अंदर। ठीक है, हरे चारे को कितने प्रकार में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया है। उगाया गया हरा चारा, चारागाह का हरा चारा, पेड़ की पत्तियां जो है वो भी हरे चारे के अंदर शामिल होती है, जड़ें भी जो है वो भी हरे चारे के अंदर शामिल होती है, और साइलेज, साइलेज भी किसमें शामिल होता है, हरे चारे के अंदर शामिल होता है, क्योंकि हरे चारे से ही क्या होता है, साइलेज का निर्माण होता है, साइलेज बनाया जाता है। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक की सारी चीजें समझ आ गई क्या। ये बहुत संक्षिप्त वीडियो सेशन रहेगा, बहुत छोटा वीडियो रहेगा, बहुत छोटी क्लास रहेगी, लेकिन यहाँ से सवाल जो है वो बनने की 100% पॉसिबिलिटी रहेगी। ध्यान रखना कि पशुओं के जो खाद्य पदार्थ है, यहाँ से सवाल आपका बनेगा, मोटा चारा और दाने। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं मोटा चारा। ठीक है, चलिए, राधे राधे सर जी, राधे राधे, स्वागत है। आगे बढ़ जाइए। आगे देखिए, उगाया गया हरा चारा क्या है। उगाया गया हरा चारा दो भागों में बांटा गया है। एक तो फलीदार, इसमें खरीफ में मूंग, गंवार, लोबिया, मोठ आदि, रबी में रिजगा, बरसिन आदि हरे चारे पशुओं के लिए उगाए जाते हैं। ठीक है, फलीदार हरे चारे कौन कौन से, जो उगाए गए हरे चारे, उगाकर जो हरे चारे बनते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। खरीफ के अंदर मूंग, गंवार, लोबिया और मोठ आते हैं। रबी के अंदर रिजगा, बरसिम हरे चारे के अंदर शामिल होते हैं। अब कच्चे प्रोटीन की मात्रा बात करें, डीसीपी की बात करें तो 2 से 3% इसके अंदर पाया जाता है, और संपूर्ण पाचक प्रोटीन की बात करें तो 10 से 12% संपूर्ण जो पाचक प्रोटीन है वो पाया जाता है किसमें, फलीदार हरे चारे के अंदर, जो उगाया गया हरा चारा है। तो फलीदार हरा चारा जो उगाया गया है। फिर अफलीदार, अफलीदार की बात करें तो पशुओं के लिए खरीफ में जवार, मक्का, बाजरा, सूडान घास आदि, एवं रबी में कपास, नेपियर घास, हाथी घास आदि अफलीदार हरे चारे उगाए जाते हैं। अफलीदार चारे भी रबी और खरीफ दोनों के अंदर उगाए जाते हैं। सवाल ऐसे भी बन सकता है कि बताओ खरीफ में अफलीदार जो हरा चारा है वो कौन सा उगाया जाता है, तो इसमें जवार, मक्का, बाजरा, सूडान घास शामिल होते हैं। और रबी के अंदर बात करें अफलीदार हरे चारे की, तो रबी में अफलीदार हरा चारा जो है कपास, नेपियर घास और हाथी घास शामिल होते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करें तो कच्चे प्रोटीन की मात्रा 1 से 2% होती है। देखो अफलीदार में 1 से 2% है और फलीदार के अंदर 2 से 3% है। वहीं पर संपूर्ण पाचक प्रोटीन की बात करें तो इसके अंदर पाया जाता है टोटल 15 से लेकर 17% तक पाया जाता है। यहां से आपका सवाल जो है वो बन सकता है। ठीक है, यहां से जो आपका सवाल है वो बन सकता है। धीरे धीरे पढ़ाओ सर,
धीरे धीरे पढ़ाऊं, ठीक है ओके, धीरे पढ़ा दूंगा। यहां तक की बातें सारी समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करें उगाया गया जो हरा चारा है वो दो प्रकार का, फलीदार, एफलीदार। जिस प्रकार से है दो प्रकार का होता है, फलीदार है और एफलीदार है। एफलीदार के अंदर क्या आता है आपका, एक तो दूब आती है, एक घास आता है, और फलीदार के अंदर जो फसलें होती है वो हमारी शामिल होती है। वैसे ही उगाया गया जो हरा चारा होता है इसके अंदर भी दो प्रकार है, फलीदार और एफलीदार। यहां से सवाल बनेगा तो आप फसल का भी जरूर ध्यान रखना। आपसे पूछेगा कि खरीफ की फसल में फलीदार हरा चारा किस फसल से बनाया जाता है, तो मूंग, गंवार, लोबिया और मोट आपको याद रखना है, और रबी के अंदर आपको रिजका और बरसिम दो आपको याद रखना है। एफलीदार की बात करें तो एफलीदार जो खरीफ में जवार, मक्का, बाजरा और सूडान घास है, क्योंकि इनके अंदर फली नहीं लगती है। और जो रबी की फसल है उसके अंदर कपास, नेपियर घास और हाथी घास शामिल है, क्योंकि इनके अंदर फली नहीं लगती है। अब फलीदार की तो आप आराम से पहचान कर सकते हो, ठीक है, कि फलीदार जो है वो फसलें कौन कौन सी होती है, उनसे फलीदार बनेगा, बाकी से अफलीदार बनेगा, ठीक है। इसके बाद में बात करें चारागाह की। पशुओं के लिए चारागाह प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों प्रकार के होते हैं। चारागाह जो है वो प्राकृतिक भी होते हैं और अप्राकृतिक यानी बनाए गए कृत्रिम भी होते हैं। बहुत सारी जगहों पर चारागाह विकास किया जाता है ताकि पशुओं को वहां पर चराया जा सके, ठीक है। इसके बाद है पेड़ की पत्तियां। पेड़ जैसे खेजड़ी, बेर, नीम, अरडू, बबूल आदि की पत्तियों को भी हरे चारे के रूप में पशुओं को खिलाया जाता है। तो पेड़ की पत्तियों को भी किसमें शामिल किया गया है? हरे चारे के अंदर शामिल किया गया है। इसके बाद में आगे आता है आपका जड़ें। जड़ें जिनमें खाद्य संग्रहित होते हैं, जैसे गाजर, सलजम, शकरकंद आदि हरे चारे में शामिल है। ये आपको कंफ्यूज ना कर दें, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि गाजर, सलजम, शकरकंद ये जो होते हैं ये पशुओं के हरे चारे की श्रेणी के अंदर आते हैं। इनको हरा चारा जो है बोला जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे है साइलेज। साइलेज हरे चारे को उसकी प्राकृतिक अवस्था में संग्रहित रखकर बनाई जाती है। देखो साइलेज जो होता है उसके अंदर हरे चारे को हरा रखकर ही बनाया जाता है, यानी साइलेज के अंदर जो चारा है उसको प्राकृतिक अवस्था में रखे जाने की कोशिश की जाती है ताकि जो साइलेज है वो खराब ना हो। इसमें नमी की मात्रा जो है वो 30 से 40% ही बचती है। हालांकि नमी 70-80% नहीं रहती है, 30-40% ही होती है, लेकिन ये साइलेज जो है ये हरे चारे से प्राकृतिक रूप से रखा जाता है हरे चारे को, इसलिए साइलेज को बोला जाता है। शुष्क पदार्थ इसके अंदर 60 से 70% होता है और अच्छी साइलेज मक्का और जवार की बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल बन जाएगा कि बताइए अच्छी साइलेज के लिए किसको बेहतर माना जाता है, तो आप कहोगे सर मक्का और जवार, इन दोनों को अच्छी साइलेज के लिए बेहतरीन माना जाता है, अच्छा माना जाता है, ठीक है। बांसवाड़ा संभाग से जोहार सर, जोहार। मांगे तो जवार का चिमटा डाला जाते हैं। देखो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा है, तो आप अलग अलग प्रकार से जो है खाद्य पदार्थों का नाम आपने रख रखा है, लेकिन आपको इसी तरीके से याद रखना है। एकदम साधारण तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, यही आपको याद रखना है, यहीं से आपका जो सवाल है वो बनने वाला है।